एक मिसकंसेप्शन ये पाया जाता है हमारी आवाम के अंदर कि बस हम किसी तरह से भी अपना मुल्क छोड़ें और हम बाहर चले जाएं और वहां जाकर तो फिर मैंने भाईजान झंडे गाड़ी देने। एक गलती और भी हमारे लोग ये करते हैं कि उन्हें अपना मुल्क छोड़ने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और इस जल्दी के अंदर वो ये नहीं देखते कि हम किस जगह पर अप्लाई कर रहे हैं और हम कौन से वीज़ा पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप क्वालिफाइड इनफ हैं, अगर आपके नंबर भी बन रहे हैं और आपने पढ़ा भी है और अपनी फील्ड में काम भी करते हैं, तो एक मर्तबा ये ठंडे दिल से तहम्मुल से ज़रूर देखिए कि आपकी रेजिडेंसी स्किल इमिग्रेशन बन सकती है कि नहीं बन सकती। मेरे देखने सुनने चाहने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत व सलाम। उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए कि जिनके जहन में ये ख्याल आता है कि हमें बैरून मुल्क जाना चाहिए, हमें दूसरे मुल्क जाना चाहिए, ओवरसीज़ मूव कर जाना चाहिए, मगर ये समझ नहीं आ रहा कि वो स्टूडेंट पर जाएं या इमिग्रेशन पर जाएं। ये ऐसा एक क्वेश्चन है कि जो हर एक के जहन में आता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं इन तमाम बातों को डिस्कस करूंगा, उन तमाम फैक्टर्स को डिस्कस करूंगा। आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। एक मिसकंसेप्शन ये पाया जाता है हमारी आवाम के अंदर कि बस हम किसी तरह से भी अपना मुल्क छोड़ें और हम बाहर चले जाएं और वहाँ जाकर तो फिर मैंने भाईजान झंडे गाड़ी देने और वहाँ जाकर मैं ऐसा सेटल होऊंगा कि दुनिया अशश कर उठेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स ए ड्रीम अंटिल रियलिटी हिट्स यू। बिल्कुल ऐसा नहीं होता भाई कि आप बाहर मुल्क में जाएं और आप वहाँ से स्लिप हो जाएं और बस ये हो जाएं। ये सिर्फ कहने की बातें। रूल इतने ज़्यादा सख्त हैं, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको बहुत जल्दी डिपोर्ट कर दिया जाता है। ऐसे भी केसेस आपको देखने को मिलेंगे कि जब लोग यहाँ पर आ जाते हैं, स्टूडेंट पर आते हैं, एयरपोर्ट पर ही उनका एक दूसरा इंटरव्यू कंडक्ट होता है और फेक डॉक्यूमेंट या कुछ इस तरह की चीज़ उन्होंने की भी होती है, वहीं से वो खुदा हाफिज करके मुल्क छोड़ना पड़ जाता है। और जो विजिटर होते हैं उनके तो बहुत सारे केसेस इस तरह के आपको नेट में मिल जाएंगे। तो थिंक ट्वाइस थ्राइस। ऐसा बिल्कुल आसान नहीं है कि आप एक स्टूडेंट वीज़ा पर आ जाएं तो फौरी तौर पर आप जो है ना मूव कर जाएंगे और आपको जो है ना परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। एक लंबा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजर कर ही आपको रेजिडेंसी मिलेगी। एक गलती और भी हमारे लोग ये करते हैं कि उन्हें अपना मुल्क छोड़ने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और इस जल्दी के अंदर वो ये नहीं देखते कि हम किस जगह पर अप्लाई कर रहे हैं और हम कौन से वीज़ा पे अप्लाई कर रहे हैं। उन्हें बस अपना मुल्क छोड़ने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, उन्हें बस भागना है और किसी भी मुल्क में सेटल होना है। इस वजह से जब वो किसी भी बंदे के पास जाते हैं तो जो कंसल्टेंट होता है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को एंटरटेन करता है, वो आपको स्टूडेंट वाले की तरफ रेफ़र कर देता है। जो आपका कंसल्टेंट आपको इमिग्रेशन पर होता है, वो आपको इमिग्रेशन की तरफ ले जाता है। तो ये बंदा कभी एक तरफ खींचता है, कभी दूसरी तरफ खींचता है और परेशान होता रहता है। स्किल इमिग्रेशन के लिए सबसे पहले तो आपकी एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप एक सर्टेन एज से ऊपर हैं तो आपको इमिग्रेशन नहीं मिलती और अगर आप उस एज से कम हैं तब भी आपको रेजिडेंसी डायरेक्टली नहीं मिलती। यहाँ डिस्कस हो रहा है स्किल इमिग्रेंट, यानी वो लोग जो मास्टर्स या बैचलर्स पढ़ चुके हैं और अपनी फील्ड के अंदर वर्क भी कर रहे हैं और उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। तो मिनिमम एज जो उनकी है वो 25 ईयर है। यू हैव टू बी एटलीस्ट 25 ईयर ओल्ड या उससे अबव, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपकी एज 45 से कम होनी चाहिए तो आपको इमिग्रेशन, स्किल इमिग्रेशन आसानी से मिल सकती है। इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पॉइंट सिस्टम होता है, तो आपने हर कैटेगरी के पॉइंट्स को देखना होता है और उसके बाद आपने अप्लाई करना होता है। अगर आपकी एज 33 ईयर्स है तो आपको एज के नंबर मिलेंगे और मैक्सिमम एज जो इसकी लिमिट होती है वो 35 ईयर्स तक होती है। उसके बाद आपके नंबर रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 35 ईयर के बाद अगर अप्लाई किया है तो आपकी एज के जो पॉइंट्स हैं ये कम हो जाएंगे, मगर इसके साथ साथ अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप उसी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो पॉइंट्स आप वहाँ कवर कर सकते हैं। तो लिहाजा जब आप बाहर अप्लाई कर रहे हैं तो इस एज फैक्टर को अपने पास ज़रूर रखिए। जबकि ऑन द अदर साइड अगर आप देखते हैं तो स्टूडेंट्स के अंदर एज की कोई लिमिट नहीं होती है। यानी कि आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हो और आप बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, स्टडी इज़ ऑलवेज ओपन। आप किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी लोकेशन में, किसी भी जगह जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में पढ़ना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज गो देयर। अगर आपने बैचलर पढ़ा है आप मास्टर के लिए जा सकते हैं, अगर आपने पीएचडी करना है तब भी आप जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए एज लिमिट बिल्कुल नहीं होती। सेकेंड पॉइंट है आइल्स, यानी अंग्रेज़ी का बोलना। तो अंग्रेज़ी बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इमिग्रेंट के लिए, मगर चूँकि इमिग्रेंट को बहुत ज़्यादा टेक्निकल फील्ड में जाना होता है, लोगों से कम्युनिकेट करना होता है, बात करना होता है, एनवायरनमेंट में होता है, इसलिए उसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एज़ कम्पेयर स्टूडेंट के ज़्यादा होनी चाहिए।
इसी तरह अगर आप मल्टीपल फील्ड देखते जाएं, यानी अगर आप ये चेक करें कि टीचर है तो टीचर के लिए तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ेगा, स्टूडेंट से बात करनी पड़ेगी, डॉक्टर है, नर्सेज हैं, तो इनको तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो इनके आइल्स के बैंड हद से ज़्यादा चाहिए होते हैं, यानी किसी किसी फील्ड के अंदर 8 ईच भी चाहिए होता है और किसी फील्ड के अंदर 7 और 7.5 चाहिए होता है। मगर एक नॉर्मल इंजीनियर के लिए इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर फिर भी 7 और 7.5 अगर होते हैं तो आपको मोर बैंड्स यू गेट, मोर पॉइंट्स यू विल रिसीव फ्रॉम देम। तो ये आपका बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है। मगर एज़ कम्पेयर टू द अदर साइड, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर जाते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम होती है। स्टूडेंट के ऊपर आपने 6 और 6.5 के अंदर भी आप एलिजिबल होते हैं, आप आ सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने अपने जहन में ज़रूर रखना है कि अगर आप अच्छे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी है जिसमें आइल्स और पीटी दोनों कवर होते हैं तो यू कैन कम एज ए इमिग्रेंट और एज ए स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट है एक्सपीरियंस। जब आप पढ़ लेते हैं, किसी भी फील्ड में पढ़ लेते हैं और उसके बाद आप उसी फील्ड में जॉब कर रहे होते हैं तो आपके लिए एक्सपीरियंस के नंबर मिलते हैं। जी हाँ, अगर आप अपनी फील्ड में काम नहीं कर रहे, किसी दूसरी फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसके नंबर नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आईटी इंजीनियर हूँ और मैं आईटी की फील्ड में ही काम कर रहा हूँ, तो मेरी आईटी की जो फील्ड है उसके जो नंबर्स होंगे वो कैलकुलेट होंगे ऑन द बेस ऑफ माय एक्सपीरियंस, ऑन द बेस ऑफ माय आईटी डिग्री। अगर ये दोनों मिसमैच करेंगे, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि आईटी पढ़ लेते हैं मगर काम वो दूसरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आईटी पढ़े हुए हैं और वो काम कर रहे हैं प्लम्बिंग का, तो ये दोनों मैच नहीं करते। एक एप्पल है और एक ऑरेंज है, ये दोनों मिक्स एंड मैच नहीं हो रहे। तो लिहाजा आपने अपनी फील्ड के अंदर अगर आपने काम करना है तो आप वहीं पे जो डिग्री ले रहे हैं उसी डिग्री में आप एक्सपीरियंस हासिल कीजिए। उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, उसके बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, क्योंकि आपको जब इमिग्रेशन यानी स्किल इमिग्रेशन आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो ज़्यादा पॉइंट्स आपके इन्हीं चीज़ों के होते हैं जिसमें एक्सपीरियंस आपका टॉप ऑफ द लिस्ट होता है, आपकी डिग्री होती है, आपकी एज होती है और प्रोफेशंसी होती है। जबकि दूसरे एंड पर देखें तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ आप पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो यस यू कैन कम एंड यू कैन अर्न वॉट एवर यू वॉन्ट, मगर आपको एक्सपीरियंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती डिग्री हासिल करने के लिए। एक्सपीरियंस, वैलिड एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पॉइंट ये भी है कि ये आपका जो एक्सपीरियंस है ये वेरीफाई भी होना ज़रूरी है। यानी कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, उसकी आपके पास प्रॉपर पे स्लिप होनी ज़रूरी है, वो आपके अकाउंट में गिर रही हो और आप उसका टैक्स रिटर्न भी भरते हो। और जब यहाँ से इमिग्रेशन से कॉल जाए या कोई वेरिफिकेशन का हो तो वो वेरीफाई भी हो सके। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हैसल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगे। एक्सपीरियंस वेरीफाई नहीं होगा तो नंबर नहीं मिलेंगे और आपकी कैंसिलेशन आ जाएगी। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप काम करते हैं तो काम ऐसी जगह पे कीजिए जो आपको टैक्स पे ऑन पेपर दे। अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको फेक एक्सपीरियंस दे देते हैं, तो फेक एक्सपीरियंस एक कागज़ का लेटर तो ज़रूर होता है मगर वो आपको ये प्रूफ नहीं कर सकता कि आप इनके साथ कितने अरसे से जॉब पर हैं, आपकी पे स्लिप क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपके पास बैंक में ये पे आई भी है कि नहीं आई है और आपने टैक्स रिटर्न करवाया है भी है या नहीं करवाया। तो जब भी जब अप्लाई करने का सोचें तो इन चीज़ों को ज़रूर जहन में रखें। स्टडी से पीआर बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। यानी कि इसे यूँ समझिए कि अगर आप बैचलर्स पढ़ने के लिए आए हैं तो बैचलर्स करने से 4 साल का जो आपका बैचलर्स है उसके बाद आपने टीआर पर जाना है, टेम्परेरी रेजिडेंसी के पास जाना है। फिर उसके बाद ये चेक किया जाएगा कि आपकी जो फील्ड है वो इन डिमांड है या नहीं है। अगर वो उस वक्त इन डिमांड नहीं हुई तो अनफॉर्चुनेटली यू वोंट बी एबल टू गेट योर पीआर। तो आप ये सारा प्रोसेस अपना अवॉइड कर सकते हैं। किस तरह? अगर आपने ऑलरेडी कोई क्वालिफिकेशन की हुई है तो आप डायरेक्ट रेजिडेंसी पे आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर एक्सपीरियंस। स्टडी करने का एक और बेसिक प्रॉब्लम ये भी है कि आपके पास बहुत सारे पैसे होने ज़रूरी हैं। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती स्टडी करना, क्योंकि यहाँ पे डॉलर्स में देने हैं और पाकिस्तान, इंडिया, जो भी हमारे कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं ये इनकी इकोनॉमी के हिसाब से पे करते हैं। अगर एक कोर्स की फ़ीस $15,000 या $17,000 भी हुई तो उसे कन्वर्जन कर लें उस मुल्क की करेंसी से तो ये बहुत सारी अमाउंट बनती है। तो ये अमाउंट सिर्फ एक सेमेस्टर की होती है। इस तरह आपने मल्टीपल सेमेस्टर करते जाना है और उस तरह इसको मल्टीप्लाई बाय उतने सेमेस्टर करते रहना है। तो ये फ़ीस बहुत ज़्यादा बनती है। अगर आप वेल ऑफ हैं और आप ये स्टडी की कॉस्ट बेयर कर सकते हैं, यस
देयर इज़ अ चांस यू कैन कम इन हियर, आप पढ़ सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं और उसके भी पॉइंट्स ही अल्टीमेटली आपको मिलते हैं। मगर अगर आप एक मिडिल क्लास से हैं और आपके पास इतनी ज़्यादा पढ़ने की और इतनी ज़्यादा पे करने की इस्तात नहीं है, आप इतनी ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है, तो फिर स्टडी के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किस कोर्स में आए और किस कोर्स में ना आए। तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद आपको जब आपकी स्टडी मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद आपने जो वीज़ा की प्रोसेसिंग होती है, यकीनन टीआर लेनी है तो टीआर की भी आपको कॉस्ट देनी पड़ती है। इसके बाद आपको जब रेजिडेंसी लेनी होती है तो उसकी भी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ऑल्दो कि इसमें से कुछ आप काम यहाँ पे करके कमा भी लेंगे, मगर इवेंचुअली ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है जो आपको बेयर करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हाफ ऑफ द फीस लोगों की होती है और वर्स्ट के सिनेरियो में वो भी नहीं हो पाती, क्योंकि आपका खाने का खर्चा है, आपका रहने का खर्चा है, गाड़ी का खर्चा है, आपका बहुत सारे और एक्सपेंसेस है, इंटरनेट हो गया। तो इस तरह आपको वो सारा कुछ भी खुद करना होता है। तो स्टडी पर जब आएँ तो ये चीज़ें अपने जहन में ज़रूर रखें। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। तो स्टडी के लिए जो बंदे आते हैं वो स्टडी पे 2 से 3 वीक के अंदर उनका स्टडी वीज़ा लग जाता है, इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती। मगर अगर बात करें रेजिडेंसी की, स्किल इमिग्रेशन की, तो इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। यानी कि ये तकरीबन 10 महीने से लेके 12 महीने और कभी-कभी तो 2 साल, 2.5 साल भी लगता है आपकी फ़ाइल उठने में। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है कि हमें बस अपना मुल्क छोड़ना है और फटाफट बाहर जाना है, तो आप स्टूडेंट पे अप्लाई करेंगे और फौरी तौर पर बाहर आ जाएंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में मेरा घोड़ा दौड़ता रहे और हम आसानी से किसी मुल्क में जाएं और सेटल हो जाएं, तो आपको इमिग्रेशन ही अप्लाई करनी चाहिए और इमिग्रेशन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है until and unless you are eligible enough for the residency। जब आप रेजिडेंसी पर आते हैं तो आपके पास वर्किंग राइट फुल होते हैं। आप फुल वर्किंग राइट से मतलब है जो मर्जी जॉब करना चाहें, अगर आप अपनी कैटेगरी में काम करना चाहें, आईटी में काम करना चाहें, मेडिकल में काम करना चाहें, यस यू कैन वर्क फुल टाइम। मगर जब आप स्टूडेंट पर आते हैं तो देयर इज रिस्ट्रिक्शन, आप फुल टाइम वर्क नहीं कर सकते, तो वर्किंग राइट्स भी आपके कम हो जाते हैं। इस तरह आपके मल्टीपल अलाउंसेस जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे होते हैं वो अलाउंसेस भी कम हो जाते हैं। आपको अपनी इंश्योरेंस भी खुद लेनी होती है, आपको अपनी बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी खुद करनी होती है, गवर्नमेंट की सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं होती है। तो जब आप स्टूडेंट पे तौर पर यहाँ पर आएँ तो कीप इन माइंड कि आपके साथ ये सारे इश्यूज़ आएंगे। इस हवाले से जो रेजिडेंसी के बेनिफिट्स हैं इस पर मैंने पूरी की पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। आप मेरे चैनल पर जाकर रेजिडेंसी की 10 एडवांटेजेस ऑफ रेजिडेंसी यू कैन वॉच इन माई चैनल, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, आपको वो भी फ़ायदेमंद वीडियो हो। तो भाइयों, वीज़ा अप्लाई करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करिए। अगर आप क्वालिफाइड इनफ हैं, अगर आपके नंबर भी बन रहे हैं और आपने पढ़ा भी है और अपनी फील्ड में काम भी करते हैं, तो एक मरतबा ये ठंडे दिल से, तहम्मुल से ज़रूर देखिए कि आपकी रेजिडेंसी स्किल इमिग्रेशन बन सकती है कि नहीं बन सकती। अगर नहीं बन सकती है, आपके पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं, तो फिर आप स्टूडेंट पर अप्लाई कीजिए। वरना फिर ऐसे बहुत सारे केसेस भी आपको मिल जाएंगे कि जिनकी बन सकती हैं और रिसर्च ना करने की बिना पर थोड़े से कमीशन के ऊपर जो इमिग्रेशन के जो एजेंट्स होते हैं उन्होंने उनको स्टूडेंट पे लगा दिया और अपनी कमीशन बना ली। और ये बंदा जब यहाँ पर आता है, और मुझसे 2-3 बंदे मिले हैं जो इतने एलिजिबल इनफ थे कि उनके नंबर बनते थे और वो पीआर बन सकती थी, मगर अनफॉर्चुनेटली वो स्टूडेंट पर आए और उन्होंने अब स्टूडेंट का पूरा अपना मामला करना है, उसके बाद टीआर पे जाना है, फिर उसके बाद पीआर पर जाना है। ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो सकता था, मगर एक बेवकूफ़ी की वजह से वो सारा प्रोसेस अब उन्हें दोबारा से करना पड़ रहा है। तो मेरी इसके अंदर ये है कि भाई अपने पॉइंट ज़रूर दें, और जब आप एलिजिबल हैं भी, फॉर एग्जांपल 65 मिनिमम पॉइंट होते हैं आपको ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन के लिए, आपको स्किल वीज़ा के लिए, मगर उसके बावजूद जब उसकी EOI उठती है, जब ऑक्यूपेशन का जो उसका फॉर्म उठता है, उस वक्त उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होती। यानी कि मैं इंजीनियर हूँ, जब मेरी EOI उठी तो उस वक्त 90 पर उठी, 65 पर नहीं उठी, तो मेरे चांसेस बहुत ज़्यादा लेस हो जाएंगे कि मैं इस मुल्क में जा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की। इसी तरह ही जब आप EOI उठती है आपकी कनाडा की या किसी दूसरे मुल्क की, हो सकता है उस वक्त आपकी EOI के अंदर कम पॉइंट चाहिए हो उस मुल्क के लिए, तो इस तरह आप उस मुल्क में अप्लाई कीजिए, यहाँ अप्लाई ना कीजिए। तो सबसे पहले ये ज़रूर देखिए कि जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी डिमांड एंड सप्लाई कितनी है। ऐसा मुमकिन है कि आपकी डिमांड कम हो और दूसरों की डिमांड ज़्यादा हो। टेली कम्युनिकेशन की फ़िलहाल डिमांड ज़्यादा है तो टेली कम्युनिकेशन वालों के 65 पे उठ जाएंगे। अकाउंटेंट की डिमांड कम है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो इसलिए उनकी डिमांड कम है, तो लिहाजा उनकी पॉइंट्स ज़्यादा चाहिए, इनके पॉइंट्स कम चाहिए।
तो ये अपने माइंडसेट के अंदर ज़रूर रखें और इसकी रिसर्च ज़रूर करें। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली होंगी। जो चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हैं और जो चीज़ आपको अच्छी लगी वो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अब तक मेरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, वीज़ा के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो जाके मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।